हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस चैप्टर 6 में आप सब कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में चैप्टर 6 के ही कुछ टॉपिक्स और पढ़ेंगे। आज का फर्स्ट टॉपिक है श्वसन, रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं श्वसन और सांस लेना, दैट मीन्स ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है। सांस लेने की क्रिया में वातावरण की वायु नासा मार्ग द्वारा होते हुए हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है और फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु नासा मार्ग द्वारा होती हुई वातावरण में मुक्त होती है। यह क्रिया सांस लेना कहलाती है। जबकि श्वसन की क्रिया में हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन होता है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यहाँ भोजन का अर्थ है पचित भोजन अर्थात ग्लूकोज। भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। अब हम लोग देख लेते हैं ग्लूकोज का विखंडन कितने पथों में पूर्ण होता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जंतु कोशिकाओं की। तो जंतु कोशिकाओं में या जीवाणु कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन 2 पथों में पूर्ण होता है। स्टेप फर्स्ट की क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। और दूसरी क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, अर्थात स्टेप 1 कोशिका द्रव्य में पूर्ण होता है और स्टेप 2 माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है। स्टेप 1 के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती और स्टेप 2 के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हम लोग देख लेते हैं स्टेप फर्स्ट में ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पायरुवेट में बदल जाता है और इस क्रिया में ऊर्जा भी मुक्त होती है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। दूसरा स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है। इसमें पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है और इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। यह ग्लूकोज का विखंडन जंतु कोशिकाओं में होता है और अगर जंतु कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव होता है तो पायरुवेट से लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। यह क्रिया हमारी पेशी कोशिका में होती है। अगला ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। स्टेप 2 की क्रिया कुछ बैक्टीरिया और ईस्ट कोशिकाओं में, ये जो स्टेप 2 होता है इसमें एथेनॉल का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। ये बात हो गई जीवाणुओं की या ईस्ट कोशिका की। ईस्ट कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन भी 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज पायरुवेट में बदलता है और दूसरे स्टेप में यह एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। शायद आप लोगों को यह समझ में आ गया हो, एक बार फिर से सुन लीजिए। जंतु कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन 2 स्टेप में होता है। पहला कोशिका द्रव्य में होता है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, आवश्यक नहीं है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है। तो कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पायरुवेट में बदल जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में यह पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। और कभी कभी जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है पेशियों में तो उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। और जीवाणुओं में या ईस्ट कोशिकाओं में या क्रिया ग्लूकोज का विखंडन 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट में या पायरुवेट में बदलता है और सेकंड में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। चलिए देख लेते हैं। वायवीय श्वसन फर्स्ट है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है।
इसमें वायवीय श्वसन में दूसरा, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ आप लोग देखे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा मुक्त हो रही है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। अब हम लोग तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा है, यह कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जो वायवीय श्वसन है यह कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जबकि अवायवीय श्वसन यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। अगला, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है 36 ATP और इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है लगभग 2 ATP। जैसे इस ATP का क्या अर्थ है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ देख लीजिए 36 ATP अर्थात एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से 36 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं मानव श्वसन तंत्र। ये मनुष्य का श्वसन तंत्र, सबसे पहले नासाद्वार। नासाद्वार ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी, कंठ, आगे कंठ होता है उसके, फिर श्वास नली। श्वास नली में श्वसनी और श्वसनिकाएँ होती हैं। यह फेफड़े में स्थित होती है। श्वसनिकाएँ कूपिका कोश में बट जाती हैं और इसके ऊपर रुधिर वाहिकाएँ होती हैं। यहाँ देखिए नासामार्ग, नासामार्ग ये नासाद्वार है। जो हम लोग की नाक होती है उसमें 2 नासा रंध्र होते हैं, वही नासाद्वार कहलाते हैं। ये मुख गुहा है। ये दोनों ग्रसनी में खुलते हैं। ये दोनों जहाँ मिलते हैं वो ग्रसनी कहलाता है। और ग्रसनी के नीचे कंठ है। इसी के बगल ग्रास नली भी होती है। इस पर एक ढक्कन लगा होता है। जब हम लोग भोजन निगल रहे होते हैं तो यह ढक्कन श्वास नाल पे आ जाती है, श्वास नली पे, जिससे भोजन के कण ग्रास नली में चले जाते हैं। और जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं तो एपिग्लाटिस वाला ढक्कन ग्रास नाल पे चला जाता है और वह बंद हो जाता है, जिससे वायु श्वास नली में प्रवेश करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ग्रसनी में नीचे से ग्रास नली और श्वास नली खुलती है। यह श्वास नली आगे चल के 2 श्वसनियों में बढ़ जाती है और ये श्वसनिकाओं में बढ़ जाती हैं बहुत सारी, और ये श्वसनिकाएँ वायुकोशों में समाप्त हो जाती हैं। वायुकोश या जिसको कूपिका कोश कहते हैं। अब यहाँ देखिए मानव श्वसन क्रिया। मानव में श्वसन की क्रिया कैसे होती है। मानव में श्वसन की क्रिया को 2 भागों में बांटा जा सकता है, अंतः श्वसन और उच्च श्वसन। श्वसन क्रिया को श्वासोच्छ्वास भी कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, अंतः श्वसन और उच्च श्वसन। अंतः श्वसन के दौरान वक्षीय गुहा फैलती है और उच्च श्वसन के दौरान वक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है। दूसरा, पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ती हैं। जो पसलियों से जुड़ी हुई पेशियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं अंतः श्वसन में, और उच्च श्वसन में पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती हैं, मतलब आराम की स्थिति में हो जाती हैं। तीसरा, वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है, अर्थात फूल जाता है। वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है इस क्रिया में। चौथा, गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़े में भरती है।
और इसमें गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु फेफड़े से बाहर हो जाती है। तो जो मानव में श्वसन की क्रिया है इसे 2 भागों में बांटा गया, अंतः श्वसन और उच्च श्वसन। अंतः श्वसन की क्रिया में बाहर से वायु फेफड़े में प्रवेश करती है जिससे ये सब परिवर्तन होते हैं, और उच्च श्वसन में फेफड़े से वायु बाहर वातावरण में मुक्त होती है जिससे ये सब परिवर्तन होते हैं। अंतः श्वसन सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना है। अंतः श्वसन में क्या होता है कि वायुमंडल से जो गैसें हैं वो अंदर ले जाते हैं फेफड़े में, और उच्च श्वसन क्या है, फेफड़े से वायु या गैसों को बाहर निकालना है। ये सब आप लोग को पता ही चल गया होगा। स्थलीय जीव, जो स्थल पे रहने वाले जीव हैं, ये श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन कहाँ उपस्थित होती है, वायुमंडल में उपस्थित होती है। जो जीव जल में रहते हैं, जल में रहने वाले जीव ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, वो ऑक्सीजन जल में विलय होती है। अगला है कूपिका, रक्त व ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान। कूपिका का मतलब है वायुकोश। ये वायुकोश कहाँ उपस्थित होता है, आप लोग को मैं बता दूं कि मनुष्य में जो फेफड़ा है ये 2 फेफड़ा पाया जाता है, दाहिना फेफड़ा और बायां फेफड़ा। दाहिने फेफड़े में 3 लोब होते हैं, ये देखिए 3 गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। दाहिने फेफड़े में 3 लोब होते हैं और बाएं फेफड़े में 2 लोब होते हैं। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मनुष्य के शरीर में 2 फेफड़े होते हैं, दाहिना फेफड़ा और बायां फेफड़ा। दाहिने फेफड़े में 3 लोब होते हैं और बाएं फेफड़े में 2 लोब होते हैं। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि ये 2 श्वसनियों में बट गया है। एक श्वसनी दाहिने फेफड़े में चली गई है, दूसरी श्वसनी बाएं फेफड़े में चली गई है, और ये श्वसनी श्वसनिकाओं में बट जाती है। ये देखिए ये श्वसनिकाओं में बटी हुई है। ये जो इससे श्वसनी से कई ब्रांचेस निकली हैं, शाखाएं निकली हैं, ये क्या कहलाती हैं, श्वसनिकाएं कहलाती हैं। और ये श्वसनिकाएं वायु कोशों में समाप्त होती हैं। ये देखिए जो इससे भी छोटी छोटी ब्रांचेस निकली है, ये ऐसे एक्चुअली होती है, ये इस तरह से। ये वायु कोश कहलाते हैं या कूपिका कहलाते हैं। इसमें देख लीजिए ये वायुकोश बने हुए हैं यहाँ, ये देखिए ये सब वायुकोश हैं। इसी में ऑक्सीकृत वायु उपस्थित होती है। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं वायु O2 से समृद्ध, ये कहाँ है, कूपिका में है। फेफड़े के ऊपर क्या है, रक्तवाहिका है। रक्तवाहिका का मतलब जिसमें रुधिर उपस्थित है। रुधिर में आप लोग को पता होगा कि रुधिर RBC, WBC और प्लेटलेट्स से बनता है। तो RBC में हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है, रेड ब्लड कार्पेसल्स कहलाता है ये। मतलब RBC हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल रंग का होता है। अब हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी होती है कि यह ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। शायद अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि कूपिका या वायुकोश में जो वायु है फेफड़े में, उसके ऊपर, फेफड़े के ऊपर रक्तवाहिका है। रक्तवाहिका में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर होता है, और होता क्या है कि वहाँ पे जो RBC है, RBC में जो हीमोग्लोबिन है वह ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है कूपिका से, वायुकोश से, और ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेता है। और जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड था वह कूपिका में पुनः मुक्त हो जाता है। यहाँ देखिए धमनी द्वारा O2 ऊतकों में पहुँचती है। अब यहाँ पे ये गैसों का आदान प्रदान हो गया। मैंने आपको बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर था रक्तवाहिका में, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला गया, कूपिका में चला गया, वायुकोश में चला गया, और वायुकोश से ऑक्सीजन को RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो यहाँ गैसों का आदान प्रदान हो चुका है। ऑक्सीजन रक्तवाहिका में आ चुकी है और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा चुकी है, वह
कूपिका में जा चुकी है और फिर वह श्वास नली के द्वारा, नासारंध्र के द्वारा शरीर के बाहर निकाल दी जाएगी। अब ये जो रुधिर था वो शुद्ध हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। अब ऑक्सीकृत रुधिर धमनियों के द्वारा ले जाया जाता है, तो धमनी द्वारा ऑक्सीकृत रुधिर में जो O2 उपस्थित है कहाँ पहुँचता है, ऊतकों में पहुँचता है, और जिससे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, जो ग्लूकोज उपस्थित है कोशिकाओं में उसका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ऊर्जा मुक्त होती है। इसका चाहिए तो आप ये रिएक्शन देख लीजिए। C6H12 O6 प्लस 6O2 to give 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। इस रासायनिक समीकरण को ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहते हैं। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है। ये ऊर्जा 36 ATP होती है। अब हम लोग ये दूसरा देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों में, कार्बन डाइऑक्साइड रक्तवाहिका में। आप लोगों को पता है, देखिए ये जो ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है, रुधिर में ही तो रहती है। तो रुधिर में रहती है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये रुधिर रक्तवाहिकाओं में रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर रक्तवाहिका में रहता है। एक्चुअली ये शिराओं में बहता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त में विसरण, अब देखिए यहाँ रक्तवाहिका द्वारा कोशिका में, ये कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण होता है, रक्तवाहिका से कोशिका में चला जाता है, वायु कोशों में चला जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का कोशिका कोश में विसरण, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है कोशिका कोश में विसरित होता है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड नासाद्वार द्वारा वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ फर्स्ट वाले में ही। अब हम लोग देख लेते हैं, अगला है संवहन। मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।